कॉलोसल स्टेडियम के अंदर आसमान तक फैली हेक्सागोनल मैजिक बैरियर की प्रोटेक्शन में थर्ड ईयर आई स्कोर का फाइनल मैच खत्म हो चुका है। अरीना के बीच डोलोरेस और उसकी ओपोनेंट गालियत खड़े हैं। दोनों पूरी तरह एग्जॉस्टेड, तेज सांसें लेते हुए उस ब्रूटल लड़ाई के बाद। गलियत की आंखों में साफ डिसबिलीफ और कंफ्यूजन झलक रहा होता है। कांपते हुए वो अपनी बची हुई ताकत समेटता है और कहता है कि वो एक फोर्थ सर्कल मेज, जिसे सारे प्रोफेसर्स ने एक्नॉलेज किया है, डोलोरेस की डिवाइन मैजिक से हार ही नहीं सकता। लेकिन अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसकी ताकत जवाब दे जाती है और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। डोलोरेस हैरानी से उसे गिरते देखती है। इस खौफनाक मुकाबले के आखिर में वो अपनी मुट्ठी भींच लेती है। वो थर्ड ईयर आई स्कोर की विनर बन चुकी होती है। पूरा स्टेडियम जोरदार चीयर से गूंज उठता है। हर तरफ डोलोरेस का नाम सुनाई देता है। थोड़ी ही देर में लाउड स्पीकर्स अनाउंस करते हैं कि फाइनल इवेंट यानी क्लोजिंग सेरेमनी जल्द शुरू होगी और सभी स्टूडेंट्स ऑफ गेस्ट्स से अपनी सीट्स लेने को कहा जाता है। पोडियम पर खड़े होकर वाइस प्रिंसिपल वेंसी मॉर्ग खुद को सेरेमनी का होस्ट बताते हैं। वाइस प्रिंसिपल वेंसी मॉर्ग पूरे स्टूडेंट बॉडी के सामने बोलना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि वो कोलोसियो एकेडमी के स्टूडेंट्स से प्यार और सम्मान के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन स्टैंड्स में बैठे स्टूडेंट्स इस पर यकीन नहीं करते और आपस में फुसफुसाने लगते हैं। कोई उनकी सिंसेरिटी पर सवाल उठाता है, कोई ताना मारता है कि उनसे प्यार की उम्मीद बेकार है, और कोई पहले से ही एक बोरिंग लेक्चर के लिए मेंटली तैयार हो जाता है। सब मानते हैं कि वो स्टूडेंट्स को पसंद ही नहीं करते। तभी वेंसी खुद मान लेते हैं कि उन्हें पता है स्टूडेंट्स उन्हें अनोइंग समझते हैं। वो बताते हैं कि उनका सख्त बिहेवियर जानबूझकर था, ताकि एकेडमी की दीवारों के बाहर की हार्श रियलिटी के लिए स्टूडेंट्स तैयार हो सकें। उनका मकसद था उन्हें इतनी समझ और ताकत देना कि वो किसी भी प्रॉब्लम और एडवर्सिटी का सामना कर सकें। लेकिन फिर वो कहते हैं कि एक खास स्टूडेंट से मिलने के बाद उनका नज़रिया बदल गया। उनके दिमाग में एक फ्लैशबैक चलता है, विकॉर का वो पल जब वो प्रोफेसर सैडिल के सामने उन स्टूडेंट्स के लिए खड़ा हुआ था जो फीस नहीं भर सकते थे। वेंसी को याद आता है एग्जाम के दौरान का वो डर और गुस्सा जब वाइकर गेट खोलने के लिए चीख रहा था, और फिर वो पल जब घायल प्रोफेसर सैडिल को बाहर निकालते वक्त उसके चेहरे पर राहत और ग्रेटिट्यूड दिखा था। इन सब अनुभवों से वेंसी कहते हैं कि उन्होंने एक प्रोफेसर होकर ये सीखा कि किसी स्टूडेंट को जो सबसे ज़रूरी चीज़ चाहिए वो किसी दूसरे स्टूडेंट से ही मिल सकती है। वर्तमान में लौटकर वो उस अननाम स्टूडेंट का दिल से धन्यवाद करते हैं और उसके फ्यूचर के लिए सच्ची दुआ मांगते हैं। वो कामना करते हैं कि जो भी हवा उसे पीछे धकेले वही उसे आगे बढ़ाने वाली बन जाए। सूरज हमेशा उसे गर्मजोशी दे और बारिश में भी उसे एक रेनबो दिखाई दे। वो चाहते हैं कि जिंदगी के उदास दिन खुश दिनों से भी ज्यादा उसे मजबूत बनाए। क्राउड में बैठी सिंक्लेयर चुपचाप सुन रही होती है। उसका चेहरा गंभीर है। वेंसी की बातें उसे गहराई तक छू रही होती हैं। सबसे बढ़कर वो दुआ करते हैं कि उसकी जिंदगी प्यार, शांति, उम्मीद और अचीवमेंट्स से भरी रहे। आखिर में वो कहते हैं कि इस साल स्टूडेंट्स ने शानदार किया है और सबका धन्यवाद करते हैं। फिर पूरे स्टूडेंट बॉडी के सामने गहराई से झुककर सम्मान दिखाते हैं। वाइस प्रिंसिपल वेंसी के इस अनएक्सपेक्टेड और इमोशनल स्पीच के बाद पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से भर जाता है। स्टैंड्स में बैठे स्टूडेंट्स भावुक हो जाते हैं। पिगी, ट्यूडर और सांचो खुलकर रो रहे होते हैं। पिगी हैरानी से बोलता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि प्रोफेसर वेंसी इतने वार्म वर्ड्स बोल सकते हैं। ट्यूडर मजाक में कहता है कि शायद ये स्पीच किसी और ने लिखी होगी। सांचो खुद को संभालते हुए बड़बड़ाता है कि वॉरियर्स रोते नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ बियांका बिल्कुल काम रहती है। उसका अनइम्प्रेस्ड चेहरा दोस्तों को चुप रहने का इशारा करता है। डोलोरेस भी साफ तौर पर इमोशनल हो जाती है। वो सोचते हुए कहती है कि प्रोफेसर के दिल में बहुत कुछ दबा हुआ था। उसके पास बैठी लड़की जोर जोर से रोते हुए कहती है कि वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई है। फिर वो डोलोरेस से पूछती है कि क्या वही वो स्टूडेंट है जिसका जिक्र वेंसी कर रहे थे। थोड़ा चौंक कर डोलोरेस धीरे से मना कर देती है और कहती है कि उसे नहीं लगता वो वही है। पास बैठे वाइकर ये सुनकर चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर पसीने की एक बूंद चमकती है और चश्मे के पीछे उसकी रेड आई हल्की सी चमक उठती है। डॉलर्स मन ही मन सोचती है आखिर वो कौन था जिसने उस सख्त प्रोफेसर की आंखें खोल दी। जब वेंसी पोडियम से नीचे उतरते हैं, हेडमास्टर विंस्टन उन्हें रोक लेते हैं। कंधे पर हाथ रखकर अच्छे काम और दिल छू लेने वाले स्पीच की तारीफ करते हैं। लेकिन वेंसी उस तारीफ से थोड़ा पीछे हट जाते हैं। उनका चेहरा पढ़ पाना मुश्किल होता है। विंस्टन उन्हें जाते हुए सोच भरी नज़र से देखते हैं, फिर खुद स्टेज पर आ जाते हैं। माइक्रोफोन के पास आते हुए हेडमास्टर विंस्टन अपनी स्पीच शुरू करते हैं। वो अपना परिचय देते हैं और हल्के मजाक में कहते हैं कि वाइस प्रिंसिपल इतनी ज़बरदस्त स्पीच दे चुके हैं कि अब उनके बाद बोलना आसान नहीं है। वो हंसते हुए कहते हैं कि शायद उन्हें कुछ ज़्यादा बेहतर तैयार करना चाहिए था। फिर स्टूडेंट्स को हर पल अपना बेस्ट देने की आम सलाह देते हैं। फिर अचानक उनका टोन बदल जाता है। अब आवाज़ में सीरियसनेस आ जाती है।
वो बताते हैं कि पिछले कुछ महीनों में उन्होंने एकेडमी छोड़ दी थी क्योंकि उनकी सेहत एक क्रोनिक बीमारी की वजह से बिगड़ गई थी, जिसे मना ओवरलोड कहा जाता है। विंस्टन समझाते हैं कि सेहत खोने के बाद ही उन्हें सच में एहसास हुआ कि प्रेजेंट कितना कीमती होता है। पूरे यकीन के साथ वो कहते हैं कि किसी को नहीं पता वो कब मरेंगे, न कल, न अगले घंटे, न ही अगले ही पल में। वो सबको कहते हैं कि हर एक पल में अपना बेस्ट दो, क्योंकि मौत एक ऐसी सच्चाई है जो सबके लिए बराबर है। हेडमास्टर विंस्टन अपनी स्पीच को दिल से निकली एक आखिरी गुहार के साथ खत्म करते हैं, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो वेकेशन पर जाने वाले हैं। वो कहते हैं कि कभी मत भूलना कि लाइफ और टाइम कितने प्रेशस हैं। वो उन्हें बिना रिग्रेट के जीने की सलाह देते हैं, ये याद दिलाते हुए कि इंसान कल भी मर सकता है, या इसी पल। लेकिन उनकी बात यहीं सबसे भयानक तरीके से टूट जाती है। एक बड़ा खतरनाक पर्पल विप जैसा टेंटिकल अचानक आगे बढ़ता है और सीधा उनके सीने को भेद देता है। खून हवा में फैल जाता है। विंस्टन की आंखें शॉक और डिसबिलीफ में फैल जाती हैं, जैसे जैसे उनकी जिंदगी उनसे फिसलने लगती है। पूरा स्टेडियम कैओस में डूब जाता है। स्टूडेंट्स सन्न रह जाते हैं, आंखों में सिर्फ डर। पिगी, ट्यूडर और सांचो डर के मारे जमे रह जाते हैं। बियांका, डोलोरेस और उसके पास बैठी लड़की बस घूरती रह जाती हैं, आंखें फटी हुई। यहाँ तक कि वाइकॉर, जिसने पहले भी कई डिजास्टर्स देखे हैं, वो भी इस अचानक हुए ब्रूटल हमले से पूरी तरह हिल जाता है। विंस्टन जोर जोर से खून खांसते हैं, तभी पर्पल टेंटिकल उन्हें हवा में उठा लेता है। हमलावर उन्हें बेरहमी से घुमाता है और पूरी ताकत से स्टोन स्टेज पर पटक देता है। जमीन फट जाती है और एक विशाल क्रेटर बन जाता है। वो टूटे हुए खून से लथपथ पड़े रहते हैं। होश अभी भी है, लेकिन दर्द असहनीय। उनके गले से एक डरावनी चीख निकलती है। उसी पल एक काली शैडो जैसी आकृति उनके पास उतरती है। हमला अभी खत्म नहीं हुआ था। टूटी जमीन पर विंस्टन की सजी हुई तलवार यूं ही पड़ी रहती है। हाई हील्स की आवाज के साथ एक शैडोई फिगर आगे बढ़ती है और उस तलवार को उठा लेती है। अब हमलावर का चेहरा साफ दिखता है। ये है मिस ओरोबोरोस। उसकी अजीब मास्क के पीछे से आंखें खतरनाक पर्पल रोशनी से चमक रही होती हैं। जीत की मुस्कान के साथ वो ऐलान करती है कि आखिरकार उसे उसका इनाम मिल गया है, कि विंटर सोर्ड ऑरवेल। लेकिन उसकी जीत ज्यादा देर नहीं टिकती। गुस्से से भरे वेंसी मॉर्ग उसका नाम चिल्लाते हैं और कसम खाते हैं कि वो उसे आगे नहीं बढ़ने देंगे। वो और कई प्रोफेसर्स अपनी तलवारें निकालते हैं और उस पर टूट पड़ते हैं, पूरी तरह फाइट के लिए तैयार। वेंसी के चेहरे पर डर और डिसबिलीफ साफ नजर आता है। वो गिरे हुए हेडमास्टर को देखता है और सिहर जाता है। विंस्टन जैसा महान स्वॉर्ड मास्टर, वो भी एम्बुश में इतनी आसानी से कैसे गिर गया? उसका डर धीरे धीरे कंफ्यूजन में बदलता है, और फिर गुस्से में जब उसकी नज़र आउरोबोरोस की कलाई पर बंधे एक जाने पहचाने ग्रीन ब्रेसलेट पर पड़ती है जिसमें पर्पल जीम जड़ा होता है, उसी पल उसे सच्चाई समझ आ जाती है। एकेडमी की सिक्योरिटी पार करने के लिए उसने खुद को किसी स्कूल ऑफिशियल के रूप में डिस्गाइज किया था। वेंसी दांत भींच लेता है उस लैप्स को कोसते हुए जिसने ये सब होने दिया। खुद को संभालते हुए वेंसी असैसिन की तरफ मुड़ता है और दहाड़ता है कि उसका एम्बुश भले ही कामयाब रहा हो, लेकिन वो एकेडमी से जिंदा बाहर नहीं जाएगी। उसके हाथ में एक चमकता हुआ ब्लू मैजिक सर्कल बनता है। वो ऐलान करता है कि यह स्कूल मार्शल आर्ट्स के शिखर का प्रतीक है। आंखों में ताकत की आग ली और दो और डिटर्मिन्ड प्रोफेसर्स के साथ खड़े होकर वो कहता है कि शेयर स्ट्रेंथ में वो एक आर्मी के बराबर है और वो अकेली उन सबको नहीं हरा सकती। मिस औरोबोरोस एक टेढ़ी डरावनी मुस्कान के साथ पूछती है, क्या उसने कभी कहा था कि वो अकेली है? वेंसी मॉर्ग एक पल के लिए रुक जाता है। उसके चेहरे से पसीने की एक बूंद गिरती है। वो उलझन में उसे घूरता है, उसकी बात का मतलब समझ नहीं पाता। तभी अचानक अरीना की डिफेंसेस पर एक जबरदस्त हमला होता है। स्टेडियम को बचाने वाली ब्लू हेक्सागोनल मैजिक बैरियर जोरदार धमाके के साथ टूट जाती है, रोशनी के अनगिनत टुकड़ों में बिखरते हुए। वेंसी बेबस होकर आसमान की तरफ देखता है, बैरियर को बचा पाने में नाकाम। क्राउड चीखने लगती है और उसी शोर में असैसिन पागलों की तरह हंसने लगती है, हाथ से अपना चेहरा ढकते हुए। वो कबूल करती है कि उसे उनके डर की आवाज़ बेहद पसंद है। तभी उसका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। उसके बालों का रंग बदलने लगता है, सफ़ेद से गहरा पर्पल बन जाता है। वो अपने चेहरे से ब्लाइंडफोल्ड मास्क उतार देती है और वेंसी बस देखता रह जाता है। वेंसी वहीं जम जाता है। उसका चेहरा पूरी तरह शॉक में बदल जाता है क्योंकि वो उस औरत को पहचान लेता है। असैसिन अपनी असली पहचान उजागर करती है। वो कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर सैडिल होती है। पागल सी हंसी, जीभ बाहर निकली हुई और एक आंख से चमकती हुई पर्पल रोशनी। वो कैजुअली अपने कॉलीग को नाम लेकर बुलाती है। वेंसी सामने खड़ी औरत को घूरता रह जाता है। उसकी आंखों में सिर्फ डिसबिलीफ होता है। चेहरे से पसीना बहने लगता है, आवाज कांपती है, जैसे वो इस बिट्रेयल को समझ ही नहीं पा रहा। आखिर वो हकलाते हुए पूछता है, क्या वो सच में प्रोफेसर सैडिल है जो उसके सामने खड़ी है, उस डरावनी मुस्कान और चमकती पर्पल आंख के साथ?
उसका चुप रहना ही उसके सबसे बड़े डर को सच साबित कर देता है। अचानक पीछे उठती धूल के बीच से विशाल भारी आकृतियां बाहर निकलती हैं। इन राक्षसी आदमियों के शरीर में नीले क्रिस्टल्स ढंसे होते हैं और उनकी आंखों में सैडियल के लिए पागलपन भरी भक्ति दिखती है। उनमें से एक रिपोर्ट देता है कि उसके आदेश के मुताबिक मनावॉल पूरी तरह नष्ट कर दी गई है। वहीं बाकी लोग अजीब उत्साह में उससे सजा देने की भीख मांगते हैं। कहते हैं कि वो उन्हें मारे, कुचले और उसे अपनी क्वीन कहकर पुकारते हैं। वेंसी इस खौफनाक टोली को देखकर सन्न रह जाता है और पूछता है, ये लोग आखिर हैं कौन? सडील नीचे उसकी तरफ देखकर टेढ़ी मुस्कान देती है और बताती है, ये सब वांटेड क्रिमिनल्स हैं। वो कहती है कि वो इस दिन के लिए लंबे समय से चुपचाप तैयारी कर रही थी। तभी वेंसी के दिमाग में एक भयानक सच बिजली की तरह कौंधता है। उसे याद आता है वो कितनी बार इन्वेस्टिगेशन से गायब रहती थी, हमेशा नशे में दिखती थी और उसकी रिपोर्ट्स में कितनी जानकारी मिसिंग रहती थी। अब उसे समझ आता है उसका लापरवाह और निकम्मा दिखना सब एक एक्ट था, ताकि वो चुपके से अपनी प्राइवेट आर्मी खड़ी कर सके। वो क्रिमिनल्स उत्साह से कांपने लगते हैं और उससे अगला आदेश मांगते हैं। सैडिल की मुस्कान और चौड़ी हो जाती है। वो अपना हथियार आगे बढ़ाती है और आदेश देती है, फैल जाओ और सब कुछ तबाह कर दो। क्रिस्टल्स लगे वो अपराधी तुरंत हरकत में आ जाते हैं और इंसानों से भी तेज रफ्तार में चारों दिशाओं में कूद जाते हैं। वेंसी और उसके पीछे खड़े टीचर्स जड़ हो जाते हैं। जैसे जैसे हालात की असली गंभीरता उन्हें समझ आने लगती है, अब उसके चेहरे पर साफ पैनिक दिखने लगता है। धमाकों की गूंज के बीच वेंसी मॉर किसी तरह एक नीला बैरियर खड़ा कर देता है ताकि बचे हुए स्टूडेंट्स ब्लास्ट से बच सकें। लेकिन नुकसान बहुत भयानक होता है। जमीन पर कई स्टूडेंट्स की लाशें पड़ी होती हैं। उनका खून पत्थर की फर्श पर फैल चुका होता है। बैरियर को संभालते हुए वेंसी बुरी तरह जूझ रहा होता है। बेबस होकर वो चिल्लाता है और सेडियल से पूछता है, वो ऐसा क्यों कर रही है? धूल और मलबे के बीच खड़ी सेडियल बस मुस्कुराती रहती है। वो ताना मारते हुए कहती है कि वो सच में एकेडमी का प्रोफेसर है, तभी तो इतने बड़े धमाके में भी जिंदा बच गया। वेंसी गुस्से से उसे घूरता है और पूछता है, क्या वो हमेशा से पागल थी या अभी उसका दिमाग खराब हुआ है? तभी उसे कुछ याद आता है। वो पूछता है, क्या ये सब उसके परिवार के साथ हुए इंसिडेंट ऑफ द 47 की वजह से है, वही घटना जिसने उसके परिवार को तबाह कर दिया था? सडील सच में प्रभावित दिखती है कि उसे उसका इतिहास पता है। वो उस बूढ़े आदमी की जानकारी की तारीफ करती है और पूछती है, क्या उसे लगता है कि वो ये सब अपने परिवार का बदला लेने के लिए कर रही है? वेंसी जोर से जवाब देता है और उस घटना को छोटा बताते हुए कहता है कि इंसिडेंट ऑफ द 47 कुछ नहीं था, बस ताकत के नशे में चूर मूर्खों की एक बगावत। सडील का चेहरा ठंडा पड़ जाता है। वो कहती है कि उसे पता था वो ऐसा ही सोचेगा, लेकिन अपने बनाए हुए इस मलबे के बीच खड़ी होकर वो कहती है, सच्चाई उससे बहुत अलग है। और फिर वो 35 साल पुरानी कहानी सुनाना शुरू करती है। वो बताती है कि एम्पायर के एक होने के कुछ समय बाद 47 परिवारों के मुखियाओं ने पैलेस पर हमला किया था, जिसमें अनगिनत लोग मारे गए। यही घटना बाद में इंसिडेंट ऑफ द 47 फैमिलीज के नाम से जानी गई। लेकिन ये बगावत रिबेल्स के लिए कत्लेआम बन गई। 46 नेताओं को वहीं मार दिया गया। साडील बताती है कि सिर्फ एक आदमी बचा था, सैड परिवार का नेता, उसका दादा। उसे पकड़कर न्यूवेल नाम की जेल में डाल दिया गया। वो समझाती है कि भले ही ऊपर से वजह सिंहासन छीनना बताया गया था, लेकिन असली मकसद कुछ और था। वेंसी चुपचाप उसकी बात सुनता रहता है। वो कहती है कि इंपीरियल फैमिली को डर था कि बाकी परिवार भी इस लड़ाई में शामिल हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने सच्चाई जनता से छिपा ली। इतना कहकर सैडिल बेहोश और खून से लथपथ हेडमास्टर विंस्टन के बाल पकड़कर उसका सिर जबरदस्ती ऊपर उठा देती है। डरावनी नजरों से देखते हुए वो कहती है कि उनका असली मकसद था उस दौर को वापस लाना जहां सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रहते थे, यानी वॉरिंग स्टेट्स पीरियड। वेंसी उलझन में वही शब्द दोहराता है, वॉरिंग स्टेट्स पीरियड। सडील समझाती है कि एम्पायर के एक होने के बाद आई शांति में ताकत अब न्याय और सत्ता का असली आधार नहीं रही। नफरत भरी आवाज में वो कहती है कि अब समाज ये मानता है कि कमजोर लोग भी मेहनत करके ऊंचे पद तक पहुंच सकते हैं और ताकतवरों से आगे निकल सकते हैं। एक तस्वीर उभरती है जहां एक कमजोर स्कॉलर एक ताकतवर वॉरियर से ऊपर खड़ा है। सडील की आवाज और कड़ी हो जाती है। वो कहती है कि 47 परिवार इस नई दुनिया को कभी स्वीकार नहीं कर सके। उसके मुताबिक शांति इंसानों को कमजोर बना देती है, जहां कमजोर लोग सिर्फ इस्तेमाल होने वाली चीज बन जाते हैं। ऐसे लोग जो इंसान की खाल पहनकर बेकार जिंदगी जीते हैं। वेंसी उसकी इस सोच को समझ नहीं पाता और उसे पागल कहता है। वो पूछता है, क्या उसने सच में विंस्टन को सिर्फ इस पागलपन भरे विश्वास के लिए मार दिया? वो उसे याद दिलाता है कि इंसिडेंट ऑफ द 47 के दौरान विंस्टन ही था जिसने आगे बढ़कर उसकी रक्षा की थी। उसे सिर्फ उसके परिवार की वजह से सजा मिलने से बचाया था। वो गुस्से में चिल्लाता है कि विंस्टन ने ही उसे स्पॉन्सर किया था ताकि वो प्रोफेसर बन सके।
वेंसी गुस्से और दर्द में चिल्लाते हुए पूछता है कि जिस लड़की ने अपना पूरा परिवार खो दिया था, उसके साथ दिखाई गई दया का वो ऐसा धोखा देकर बदला कैसे चुका सकती है। सैडियल चुपचाप विंस्टन का सिर पकड़े रहती है और वेंसी की आवाज़ पूरे मैदान में गूंजती रहती है। तभी उसका चेहरा अचानक भड़क उठता है। दांत भींचते हुए वो उसे चुप रहने को कहती है। उसकी पर्पल आंख गुस्से से चमकने लगती है। वो चीख कर कहती है कि यही आदमी था जिसने उसके दादा को गिरफ्तार किया था। वो बताती है कि विंस्टन को जो माना कंजेस्शन हुआ था वो किसी बीमारी से नहीं बल्कि उसके दादा से लड़ते वक्त लगी चोट की वजह से था। फिर वो बेपरवाही से विंस्टन के खून से भीगे लगभग बेजान शरीर को जमीन पर फेंक देती है। ठंडी आवाज में वो कहती है कि निजी बदले के अलावा वो एकेडमी का चेहरा भी था, इसलिए उसका मरना जरूरी था। नफरत से भरी सैडिल वेंसी की ही बातें उसी पर पलट देती हैं। वो उसके उस दावे का मजाक उड़ाती है कि एकेडमी मार्शल आर्ट्स के शिखर को पूछती है। उसका चेहरा तिरस्कार से भर जाता है और वो साफ कहती है कि ये सब पूरी तरह बकवास है। कोलोसियो एकेडमी के चमकते एम्बलम को घूरते हुए वो थूकती है और कहती है कि ये जगह असली मार्शल आर्ट्स को दबाकर रखने वाले कचरे से भरी है। वो बताती है कि ये स्कूल असली वॉरियर्स को नौकरी और सफलता के सपने दिखाकर पालतू बना देता है, उन्हें सिस्टम का ओबीडियंट टूल बना देता है। उसके चारों तरफ पर्पल एनर्जी भड़कने लगती है और वो ऐलान करती है कि ये पूरा सिस्टम सड़ चुका है। वो अपनी क्रूर सोच खुलकर बताती है, सिर्फ ताकतवर ही सत्ता के लायक हैं, बाकी सबको मिट जाना चाहिए। वो कसम खाती है कि वो खुद एक डिजास्टर बनेगी। अपनी विप कसकर पकड़ते हुए वो उन्हें चेतावनी देती है कि बाद में अपनी किस्मत पर रोना मत। वो कहती है कि वो इस नई हिंसक सच्चाई को सब पर थोप देगी। एक गूंजती दहाड़ के साथ साडिल अपनी पूरी ताकत छोड़ देती है। पर्पल एनर्जी के तूफान और क्रिस्टल मिनियंस के बीच वो चिल्लाती है कि वो एक नेचुरल डिजास्टर बनेगी। लेकिन ठीक उसी पल सब कुछ रुक जाता है। आसमान से लाल रोशनी की एक विशाल चुभती हुई बीम नीचे गिरती है और बैटलफील्ड को चीर देती है। जमीन से टकराते ही भयानक एक्सप्लोजन होता है। पत्थर की फर्श टूट जाती है। मलबा चारों तरफ उड़ जाता है। सेडियल वहीं जम जाती है। उसका घमंड एक पल में शौक में बदल जाता है। धूल और लाल एनर्जी के बादल के बीच एक नई आकृति सामने आती है। टूटे हुए क्रिस्टल मिनियंस के ऊपर एक आदमी खड़ा होता है, शांत, तेज सूट पहने, हाथ में तलवार। ये ऑसिरिस है। उसकी ठंडी नज़र सीधे सैडियल पर टिकी होती है। क्रिस्टल लगे अपराधी घबरा जाते हैं। इतने ताकतवर लोगों को अचानक सामने देखकर वो नीचे झांकने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आता ये लोग आए कहाँ से। डर के बावजूद वो खुद को संभालते हैं और चिल्लाते हैं कि उनकी संख्या ज्यादा है। एक अकेला स्वॉर्ड्समैन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दो मॉन्स्टर हवा में उछलकर ओसाइरिस पर टूट पड़ते हैं, उसे कुचलने के लिए। लेकिन उससे पहले कि वो पास पहुंचे, तेज एनर्जी बीम्स और तीर उन्हें हवा में ही उड़ा देते हैं। एक के सिर में सीधा वार लगता है। दूर खड़े असली हमलावर अब दिखाई देते हैं। ये होते हैं सर्वांटे, एजर स्पीयरमैन फैमिली के पेट्रियार्क, और रोडेरिक, मिस्टिकल आर्चर फैमिली के पेट्रियार्क। सर्वांटे मुस्कुराते हुए देखता है, हैरान कि बास्करविल फैमिली का युवा लॉर्ड ओसाइरिस इतनी कम उम्र में इतना ताकतवर हो गया है। किसी जूनियर से पीछे न रहने की ठानकर और एकेडमी में अपने बच्चों की रक्षा के लिए दोनों पेट्रियार्क अपने हथियारों में ताकत भरते हैं। रोडेरिक साफ कहता है कि वो नई जनरेशन को अभी उनसे आगे नहीं निकलने देंगे। इसी बीच ओसाइरिस पीछे मुड़कर बास्करविल ट्रिपलेट्स की तरफ देखता है। वो आदेश देता है कि पोमेरियन को तुरंत सेफ जोन में ले जाओ। ट्रिपलेट्स जोर से हाँ कहते हैं और बच्चे को उठाकर वहां से भाग जाते हैं। अब बिना किसी रुकावट के लड़ने के लिए आजाद ओसिरिस बचे हुए दुश्मनों की तरफ बढ़ता है। उसकी आंखों में साफ किलिंग इंटेंट चमक रहा होता है। वो कहता है जो भी उसके रास्ते में आएगा वो बचेगा नहीं। वो अपनी तलवार में माना भरता है और बास्करविल सिक्स्थ टेक्निक छोड़ देता है। उसकी हरकतें धुंधली हो जाती हैं और दुश्मनों के बीच एक विशाल सितारे जैसा कट बन जाता है। क्रिस्टल मॉन्स्टर्स पल भर में टुकड़ों में कट जाते हैं। इतनी तेज और सटीक वार के सामने उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिलता। वेंसीमॉर्ग आगे बढ़कर सैडिल की असफलता की तरफ इशारा करता है। वो कहता है कि वो सिर्फ एकेडमी स्टाफ से नहीं लड़ रही, बल्कि एम्पायर की सबसे ताकतवर फैमिलीज की एकजुट ताकत के खिलाफ खड़ी है। वो उससे पूछता है क्या उसे अब भी ये सच समझ नहीं आया कि दूसरों से छीनी गई ताकत हमेशा उस ताकत से कमजोर होती है जो किसी की रक्षा के लिए इस्तेमाल की जाती है। सैडिल उसके चेहरे पर हंस पड़ती है। उसे उसकी प्रोटेक्शन वाली बात बेहद मजेदार लगती है। टेढ़ी पागल मुस्कान के साथ वो अपनी उंगली छाटती है और कहती है कि उसे बस उन चीजों को मिटाना है जिन्हें वो बचाना चाहता है, फिर उसकी सारी ताकत बेकार हो जाएगी। वो मुस्कुराते हुए पूछती है क्या वो गलत है, और उसी पल उसकी बात का जवाब सामने दिख जाता है। मलबे के बीच एक छोटी बच्ची अपनी माँ की गिरी हुई देह पर रो रही होती है, उसे हिलाकर पुकार रही होती है। उनके ऊपर एक विशाल क्रिस्टल मॉन्स्टर खड़ा होता है। वो नीचे झुककर कहता है कि माँ टेक्निकली अभी जिंदा है। फिर डर से कांपती बच्ची से पूछता है अब क्या करेगी। मॉन्स्टर के चेहरे पर घिनौनी खुशी फैल जाती है।
वो कहता है कि उसकी क्वीन सडील का साफ आदेश है, सभी कमज़ोरों को मार दो। बच्ची बुरी तरह कांपने लगती है, उसकी आंखें डर से फटी होती हैं। वो हकलाते हुए मना करती है, लेकिन डर के मारे हिल भी नहीं पाती। और जैसे ही मॉन्स्टर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, बच्ची की आखिरी दहशत भरी चीख हवा में गूंज उठती है।